धातुक्रम चैप्टर चल रहा था अपना, और धातुक्रम चैप्टर के अंदर अभी जो अपने समाप्त किया था वो समाप्त किया था अपने, जिसको अपने बोला था पायरो धातुक्रम। तो पायरो धातुक्रम को समाप्त किया था, ठीक है। और पायरो धातुक्रम में आपने देखा था कुछ एक धातुओं का, जैसे लोहे का पायरो धातुक्रम देखा था, कॉपर का देखा आपने, और जिंक के पायरो धातुक्रम के द्वारा आपने अपचयन करके इन धातुओं को आपने प्राप्त किया था। तो पायरो धातुक्रम क्या था, तो आपने कहा था कि जो धात्विक अयस्क है उस धात्विक अयस्क को एक उचित अपचायक के साथ कुछ ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे वो उचित अपचायक पदार्थ से वो धात्विक अयस्क या ऑक्साइड अपचयित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है, धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया थी वो कौन सी थी हमारे पास, पायरो धातुक्रम। आज जो अपने पायरो धातुक्रम के द्वारा अपने बात करें कि जो धातुएं, जैसे हमने बात की है, अगर लोहे की बात की है या कॉपर की बात की है, ठीक है, या जिंक की जो बात की है, ये जो धातुएं होती है ये धातुएं कम क्रियाशील धातुएं होती है, ठीक है। तो इन धातुओं की अगर मैं बात करता हूँ तो ये धातु कैसी है हमारे पास, कम क्रियाशील धातु, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो कम क्रियाशील धातुओं का जो अपचयन है वो पायरो धातुक्रम के द्वारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। या आपने ऐसे कह सकते हैं कि जो पायरो धातुक्रम की जो विधि है, यह पायरो धातुक्रम की विधि कम क्रियाशील धातुओं के लिए तो उपयोगी है, लेकिन यदि धातु उच्च क्रियाशील धातु हो, उच्च क्रियाशील धातु के लिए अपने जैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास उदाहरण आ सकता है, सोडियम का उदाहरण आ सकता है, मैग्नीशियम का उदाहरण आ सकता है, एल्यूमिनियम का उदाहरण आ सकता है। ये जो धातु है वो कैसी है, उच्च क्रियाशील धातु है, ठीक है। इनकी सक्रियता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इन उच्च क्रियाशील धातुओं का जो धातुक्रम है या जो अपचयन है अपने पायरो धातुक्रम के द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। इनका जो अपचयन है अपने पायरो धातुक्रम विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। या आपने कह सकते हैं उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए जो अपचयन के लिए जो पायरो धातुक्रम की जो विधि है वो अपने कह सकते हैं कि ज़्यादा उपयोगी विधि नहीं है। क्यों, कारण क्या है कि ये जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं वे खुद ही प्रबल अपचायक है। तो ये जो धातुएं हैं वो धातुएं क्या होती है, अपने पास कैसी होती है, प्रबल अपचायक धातुएं होती है, ठीक है। तो ये धातुएं कैसी है हमारे पास, अपने कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रबल अपचायक के रूप में आती है। ये आपने कह सकते हैं खुद ही क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रबल अपचायक धातुएं होती है। तो ज़्यादा प्रबल अपचायक धातुएं होने के कारण से इनके जो मानक अपचयन विभव का जो मान है इन धातुओं का, अपने बात करें किस चीज़ की, मानक अपचयन विभव, ठीक है, जिसको अपने किसी भी नोट करते हैं ई नोट से। तो मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, या इस तरह से अपने क्वेश्चन कहता है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं इनका अपचयन या इनके ऑक्साइडों का जो अपचयन या इनके अपने पास ऑक्साइडों का जो अपचयन पायरो धातुक्रम विधि के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। ऐसा क्यों, तो अपने कहेंगे ये धातुएं क्या होती है, प्रबल अपचायक धातुएं होती है, अर्थात इनके मानक अपचयन विभव का जो मान है वो मानक अपचयन विभव का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होने के कारण से इन धातुओं को या ऐसी धातुओं के गलित लवण का अपचयन वैद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, अपने कह सकते हैं, तो ज्यादा ऋणात्मक होने के कारण से कह सकते हैं इन धातुओं के गलित लवणों का अपचयन, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, गलित लवणों का अपचयन कौन सी विधि के द्वारा करवाते हैं, अपने इलेक्ट्रो धातुक्रम या जिसको क्या बोला जाता है, वैद्युत धातुक्रम विधि के द्वारा करवाया जाता है। अब इनके मान ऋणात्मक होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे पास जो समीकरण है गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए वो जो मेरे पास होती है माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये जो समीकरण होती है हमारे पास, ठीक है, जी डेल जी बराबर अपने पास क्या होती है माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो यहाँ पर अपने अगर एक एक चीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो n है वो n क्या चीज़ है, अपचयन के दौरान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसमें से एक एक चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने पता चलेगा कि अपने क्या क्या चीज़ें ले रखी है अपने समीकरण के अंदर। तो अपने कहते हैं यहाँ पर डेल जी जीरो बराबर क्या है माइनस एन एफ ई नोट सेल। तो अपने कह रहे हैं कि n क्या है, यहाँ पर n है
अपचयन के दौरान, ठीक है, जो अपचयन की जो प्रक्रिया हो रही है उस पूरी अपचयन की प्रक्रिया के अंदर, तो अपने कह रहे हैं कि अपचयन के दौरान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास n। अब इसके बाद दूसरी जो टर्म आ रही है वो हमारे पास क्या है, f। तो f क्या है, प्रभावित आवेश का परिणाम। ठीक है, f क्या चीज है हमारे पास, इसमें जो पूरी प्रक्रिया में प्रवाहित आवेश का परिणाम, जो लगभग अपने कहते हैं एक फेराडे जो होता है वो लगभग कितना होता है, 96,500 कूलम के लगभग होता है। एक फेराडे की जो वैल्यू है वो हमारे पास लगभग कितनी होती है, 96,500 कूलम के लगभग होती है। और जो ई नोट अपने जो लिखा है वो क्या है, निकाय के रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इस जो अपने समीकरण में जो लिखी है उन सभी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अधिक क्रियाशील धातु हैं उनके इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा आपने कह दिया ऋणात्मक है, और ज़्यादा ऋणात्मक मान होने के कारण से जो ΔG0 का जो मान प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त हो जाएगा, अपने को धनात्मक मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण के अंदर अपने अगर देखा जाए यहाँ से, तो अपने कहते हैं कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं उन ज़्यादा क्रियाशील धातुओं के लिए जो अपने पास निकाय के इलेक्ट्रॉन विभव का जो मान है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक मान अगर लिया जाए अपने -NF, और इसका मान अपने कैसा बता रहे हैं, ऋणात्मक मान बता रहे हैं, तो जिस प्रक्रिया के कारण से जो ΔG का जो मान आएगा यहाँ से, वो ΔG का मान कैसा प्राप्त हो जाएगा, अपने को धनात्मक प्रकृति का प्राप्त हो जाएगा। और अपने कहते हैं कि जो पायरो धातुकर्म उन्हीं धातुओं का किया जा सकता है जो स्वतः अपचयित हो जाती है, स्वतः नहीं, जिसके लिए अपने कहते हैं कि जिनका अपने बात करें कि ΔG का मान जिनके लिए क्या आता है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो ΔG का जो मान है अपने को कैसा प्राप्त हो रहा है, धनात्मक प्रवृत्ति का प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण से ज़्यादा क्रियाशील धातुओं का जो अपचयन की जो प्रक्रिया है अपने पायरो धातुक्रम के द्वारा नहीं करवाया जा सकता। तो इनका अपचयन अपने किस विधि के द्वारा कराते हैं, इलेक्ट्रो धातुक्रम विधि के द्वारा करवाते हैं। तो इलेक्ट्रो धातुक्रम विधि के अंदर क्या करेंगे अपने कि इसके अंदर जो वैद्युत अपघटन इनका करवाया जाएगा, इन धातुओं का, इन धातुओं के जो लवण हैं, इन धातुओं के लवण का अपने क्या करवाएंगे, वैद्युत अपघटन करवाएंगे। और वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो शुद्ध धातु है वो शुद्ध धातु अपने को कहाँ प्राप्त होगी, कैथोड पर प्राप्त होगी। तो अपने इसमें वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया करवाई जाएगी, अपने जो धातु लवण है वो धातु लवण का अपने क्या करवाएंगे, यहाँ पर अपचयन करवाएंगे, और अपचयन के द्वारा अपने कैथोड पर क्या प्राप्त हो जाएगी, अपने को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये जो प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ संपन्न होती है, कैथोड पर होती है। अर्थात कैथोड कैसा भाग होता है, ऋण आवेशित भाग होता है। वैद्युत अपघटन सेल में जो कैथोड है वो कैसा है, हमारे पास ऋण आवेशित भाग है। तो ऋण आवेशित भाग पर अपने को क्या प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, या आपने कई बार क्या करवाते हैं कि जो धातु की प्राप्ति क्रियाशीलता के आधार पर भी करवाई जा सकती है। धातु की जो प्राप्ति है अपने किस आधार पर करवा सकते हैं, क्रियाशीलता के आधार पर भी धातु की प्राप्ति कर सकते हैं। अब क्रियाशीलता के आधार पर कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर देखा क्रियाशीलता के अंदर, तो क्रियाशीलता में जो हमारे पास जो उदाहरण आता है, तो क्रियाशीलता के आधार पर जैसे मैं देखता हूँ कॉपर का कोई लवण है, जैसे कॉपर अपने सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट का अपने क्या ले लिया, जलीय विलयन ले लिया। इसके अंदर अपने जो इसकी अभिक्रिया के साथ करवा दी, आयरन के साथ करवा दी। तो क्रियाशीलता के आधार पर आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसके जलीय विलयन में से आसानी से ही क्या कर सकता है, कॉपर को वहाँ से स्थानांतरित कर सकता है, या कॉपर को क्या करवा सकता है, वो अपचयित कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब अपने आयरन की एक रोड लगाते हैं, ठीक है, ये जो प्रक्रिया करवाई जाए कि यहाँ पर जो विलयन ले रखा है वो विलयन किसका ले रखा है, आपने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले रखा है, और यहाँ पर एक रोड लगा रखी है, वो रोड किसकी है, कौन सी धातु की, अपने पास आयरन की एक रोड है। तो अपने यहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर भी क्या करवाया जा सकता है, अपचयन करवाए जा सकते हैं। तो क्रियाशीलता के आधार पर आपने बताया कि कॉपर और आयरन की अगर क्रियाशीलता को देखा जाए, इलेक्ट्रोड विभव के मान को अगर देखा जाए, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या आता है, ज़्यादा धनात्मक आता है, जबकि आयरन के इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर की तुलना में क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रियाशीलता के आधार पर भी आपने क्या किया जा सकता है, आसानी से धातुओं का अपचयन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इस कड़ी के अंदर अगर अपने आगे चले तो यहाँ पर अपने क्या करवाएंगे, एल्यूमिनियम का जो ऐस अपने पास बनाया था, अपने पहले जो प्रक्रिया जो चल रही थी, इसमें आगे चले अपने
तो इस इलेक्ट्रो धातु क्रम का अपने प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रो धातु क्रम का जो प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, अपने जो पहले निक्षालन की जो प्रक्रिया की थी, तो निक्षालन की प्रक्रिया में अपने क्या करवाया था, एक तो सोने और चांदी का निक्षालन करवाया था विस्थापन विधि के द्वारा। दूसरी जो विधि थी अपने एल्यूमिनियम के मिली थी, अर्थात बॉक्साइट एस से किसकी प्राप्ति की थी, अपने एल्यूमिना की प्राप्ति की थी। तो अब उस एल्यूमिना का क्या करवाया जाएगा, वैद्युत अपघटन के द्वारा अपने क्या प्राप्त करेंगे, एल्यूमिनियम धातु का क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे। तो अपने पास यहाँ पर जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक क्या बनेगा हमारे पास, संगलित, मतलब अपने पास गलित अवस्था में होना जरूरी है, ठीक है। तो संगलित एल्यूमिना, एल्यूमिना का सूत्र क्या था, Al2O3। तो संगलित एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से वैद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु का शोधन, ठीक है। तो अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, अपने एल्यूमिनियम धातु का क्या करेंगे, शोधन करेंगे या क्या कराएंगे, अपने निष्कर्षण करवाएंगे। इस जो पूरी प्रक्रिया को जो अपने नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, हॉल हेराल्ड प्रक्रम, इसको नाम दिया जाता है। तो इस प्रक्रम का जो नाम होगा वो प्रक्रम का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, हॉल हेराल्ड प्रक्रम इसे कहा जाता है। तो अपने से पूछे इस प्रक्रम का नाम क्या है, तो अपने प्रक्रम का जो नाम बताया वो प्रक्रम का नाम क्या बन जाता है हमारे पास, हॉल हेराल्ड प्रक्रम बन जाता है। इस प्रक्रम के द्वारा अपने यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो एस है, जो अपने पास एल्यूमिना है, उस एल्यूमिना से किसकी प्राप्ति करेंगे, अपने एल्यूमिनियम की प्राप्ति करेंगे, अर्थात एल्यूमिना का क्या करवाया जाएगा, यहाँ पर अपचयन करवाया जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें जो गलित अवस्था में अपने एल्यूमिना को लिया जाएगा, ठीक है। इस पूरे प्रक्रम में हाल हेराल्ड प्रक्रम में क्या करेंगे, अपने गलित क्या लेंगे, गलित एल्यूमिना को लिया जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि जो एल्यूमिना को गलित करने का, क्योंकि एल्यूमिना किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो इसको गलित करने पर अपने गलित कैसे किया जा सकता है, इसका गलनांक ताप तक लेकर जाना पड़ेगा इसको। और शुद्ध एल्यूमिना का जो गलनांक होता है, मैं यहाँ पर बात करूँ शुद्ध एल्यूमिना के, अगर मैं गलनांक की बात करता हूँ तो इसका जो गलनांक है लगभग 23 केल्विन होता है, ठीक है। इसका गलनांक कितना होता है शुद्ध एल्यूमिना का, लगभग 23 केल्विन होता है। इसका मतलब इसको पिघलाने के लिए, इसको गलित अवस्था में लाने के लिए आपको बहुत अधिक तापमान की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अपने पास बात करें तो इसका मतलब जब तक ये गलित अवस्था में नहीं आएगा, क्योंकि हमने बताया है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक जो विद्युत धारा का जो चालन या तो किसमें करते हैं, जलीय प्रवस्था में करते हैं, जलीय विलयन में करते हैं, या गलित प्रवस्था में करते हैं, क्योंकि इन दोनों प्रवस्थाओं के अंदर ही उनमें क्या होते हैं, आयन मुक्त होते हैं। तो इसका मतलब जब तक इसको गलित प्रवस्था में नहीं लाया जाएगा, इसके अंदर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं हो सकता या इसका वैद्युत अपघटन नहीं हो सकता। तो गलित अवस्था में लाने में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इसका गलनांक, और गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं सामान्य परिस्थितियों में जो एल्यूमिना है वो कैसा है, एक कुचालक पदार्थ है। जब तक इसको गलित अवस्था में नहीं लाया जा सकता तब तक ये सुचालक इसको नहीं बनाया जा सकता। तो इसका मतलब इसका एल्यूमिना का जो वैद्युत अपघटन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, ठीक है। तो अब अपने से पूछ लिया जाए कि एल्यूमिना का जो वैद्युत अपघटन कठिन क्यों होता है, तो कठिन होने का कारण क्या है, इसका गलनांक। तो गलनांक ज़्यादा होने के कारण से एल्यूमिना का जो वैद्युत अपघटन एक कठिन कार्य है, ठीक है। तो अपने बताते हैं किसी पदार्थ के गलनांक को कम करने के लिए, ठीक है, ठोस अवस्था में ये चीज़ की जाती है, अपने पास जो ठोस अवस्था चैप्टर है उसमें बताया जाता है। तो किसी पदार्थ के गलनांक को कम करने के लिए अपने क्या मिला देते हैं, उसके अंदर अशुद्धि मिला दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एल्यूमिना में अशुद्धि मिलाऊंगा। क्यों मिलाऊंगा अशुद्धि, इसका आंसर क्या है, तो अपने क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर एल्यूमिना का गलनांक क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो मैं एल्यूमिना के अंदर जो अशुद्धि मिलाऊंगा वो किसकी मिलाऊंगा, मैंने कहा कि इसके लिए मैंने क्रायोलाइट, ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका, Na3AlF6, तो क्रायोलाइट की अशुद्धि मिला दी, ठीक है। या अपने इसके अंदर किसकी अशुद्धि मिला सकते हैं, यहाँ पर फ्लो और स्पार्क की अशुद्धि मिला सकते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एल्यूमिना के गलनांक को कम करने के लिए इसके अंदर किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो आपने कहा कि इसके अंदर जो अशुद्धि है वो किसकी मिलाई जाती है, क्रायोलाइट
और किसकी मिला देते हैं, फ्लोर स्पार्क की इसके अंदर अशुद्धि मिला देते हैं। इनका जो अनुपात रहता है आपने कहा, एल्यूमिना लगभग कितने प्रतिशत रहता है, 20% रहता है, क्रायोलाइट लगभग 60% रहता है और फ्लोर स्पार्क कितना रहता है, 20% रहता है। तो इस अनुपात में इनके अंदर क्या किया जाता है, इनका एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसके कारण से इन अशुद्धियों के मिलने के कारण से अब एल्यूमिना का जो गलनांक है वो घटकर कितना हो जाएगा, अब क्योंकि हमने कहा अशुद्धि मिलाने पर जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, और इसका जो गलनांक है घटकर लगभग कितना आ जाता है, 1173 केल्विन आ जाता है। ठीक है, तो अपने बात कह सकते हैं यहाँ पर जो गलनांक है वो लगभग पहले के गलनांक से क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो आधा गलनांक हो गया, इसका मतलब अब इसका जो वैद्युत अपघटन है वो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या हो गई अपने पास, आसान हो गई, आसानी से इसका क्या करवाया जा सकता है, अपघटन करवाया जा सकता है। क्यों आसान हो गया, क्योंकि अपने इसमें क्या मिलाई गई, अशुद्धि मिलाई, और अशुद्धि क्यों मिलाई गई, इसका आंसर क्या आता है कि अशुद्धि मिलाने से इसका जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दो चीजें आती है, अशुद्धि क्यों मिलाई गई, एक तो क्या कह रहा है, अशुद्धि मिलाने का जो कारण है वो क्या कहता है, अशुद्धि से गलनांक क्या हो जाता है, कम, व जो चालकता है वो चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो किसी वैद्युत आपने कह सकते हैं कि अगर एल्यूमिना में जो अशुद्धि मिलाई गई क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार्क की, इस अशुद्धि मिलाने से क्या हुआ कि एल्यूमिना का गलनांक घट गया, व इसकी चालकता में क्या हो गई, वृद्धि होगी, अर्थात इन अशुद्धि को मिलाने से एल्यूमिना को क्या बनाया जा सकता है, एक सुचालक पदार्थ में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहले एल्यूमिना कैसा था, कुचालक था, इस कुचालक को अपने किस में परिवर्तित कर दिया, एक सुचालक पदार्थ में अपने यहाँ पर परिवर्तित कर दिया। तो अपने यहाँ पर हाल हैलाट प्रक्रम को देख रहे थे। इस हाल हैलाट प्रक्रम में क्या है कि हमारे पास एक टैंक है, वो टैंक किसका बना हुआ है, इसका जो बाहरी स्तर है वो किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। स्टील का बना हुआ टैंक लिया जाता है जिसका बाहरी स्तर स्टील का बना हुआ है, और इसके स्टील के टैंक के अंदर की तरफ अपने इसके अंदर क्या होता है कि एक कार्बन का क्या लगा होता है, एक स्तर लगा रहता है। तो जो कार्बन का जो स्तर है वो किसका कार्य करता है, यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ें लगी रहती हैं। ये ग्रेफाइट की छड़ें किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। इस जो स्टील के टैंक में जिसमें अपने कार्बन का जो अस्तर लगा हुआ है, इसके अंदर अपने संगलित क्या ले लेंगे, गलित अवस्था में एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार्क, जिनका अनुपात बताया हुआ है। एल्यूमिना कितने प्रतिशत, 20%, क्रायोलाइट 60% और फ्लोरस्पार्क कितने प्रतिशत, 20%। तो इनको गलित अवस्था में इस टैंक के अंदर क्या कर लिया जाता है, भर लिया जाता है हमारे पास। और इनको भरने के बाद में इसके ऊपर, ठीक है, अपने यहाँ पर क्या कर देंगे कि यहाँ पर बारीक कोक, ठीक है, या आपने कह सकते हैं कि कोक चूर्ण इसके ऊपर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंदर ये तीनों जो चीजें भरकर अपने इसके ऊपर क्या डाल देंगे, अपने कह सकते हैं कि कोक चूर्ण को डाल दिया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि आपने इसके ऊपर कोक चूर्ण का ये परत क्यों बनाई। देखिए, कोक चूर्ण की परत बनने के कारण से क्या होगा, एक तो ये ऊष्मा हानि से रोकेगा, क्योंकि एक परत बनी हुई है किसी चीज के ऊपर, तो इसमें जो निकलने वाली ऊष्मा है उसको बाहर निकलने से क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि इसके ऊपर कोक का स्तर या कोक की परत क्यों रखाई जाती है, तो एक तो ये ऊष्मीय हानि को रोकता है, अर्थात ये जो मिश्रण है इस मिश्रण को ठंडा होने से बचाता है। ठीक है, अब ठंडा कैसे होता है, क्योंकि इसमें से जब ऊष्मा निकलेगी तो विकिरण के रूप में यहाँ से इसमें से ऊष्मा निकलती रहती है, जिससे क्या हो जाती है कि जो मिश्रण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि हमने बताया कि इसके अंदर एल्यूमिना का अपने गलित अवस्था में लाने के लिए लगभग जो तापमान है वो 1123 केल्विन चाहिए। अगर अपने इसके ऊपर ये कार्बन का स्तर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें से ऊष्मीय हानि होती रहेगी और बार बार अपने क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए अपने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कोक चूर्ण का अपने इसके ऊपर अस्त्र लगा दिया। फिर देखें कि यहाँ पर मैंने जो एनोड और कैथोड है इन दोनों के साथ किसको जोड़ा गया है, एक बल्ब को जोड़ा गया है। बल्ब को क्यों जोड़ रहे हैं, देखिए आपने इसके ऊपर एक अस्तर लगा रखा है, किसका, कोक का, तो आपको पता क्या चलेगा कि इसके अंदर का जो भरा हुआ जो ये मिश्रण है वो मिश्रण समाप्त हो गया। दूसरा, जब एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण हो जाए तो एल्यूमिनियम में बहुत ज़्यादा धात्विक चमक होती है, इससे आंखें खराब हो सकती हैं, तो इसीलिए अपने यहाँ पर इस कोक चूर्ण की अपनी क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक परत बिछाई गई है। तो अपने इसके अंदर का मिश्रण खत्म होगा, जैसे मिश्रण खत्म होगा तो इस वैद्युत अपघटनी सेल का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण खत्म होते ही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इस वैद्युत अपघटनी सेल का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और उसके प्रतिरोध बढ़ने से ये जो सेल है वो सेल क्या होगा, ये सॉरी जो बल्ब है वो जो बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा।
समझवानी बात आपको यहाँ पर बल्ब क्यों लगाया गया, जैसे इसका जो वैद्युत अपकरणीय जो मिश्रण है समाप्त होता है इस सेल के अंदर का, तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोध के बढ़ने से ये बल्ब जो है वो बल्ब क्या हो जाता है, जलने लग जाता है। ठीक है, तो इस बल्ब को अपने क्या लगाया, एक समांतर क्रम में इस पूरे जो वैद्युत अपकरणीय सेल के अंदर अपने क्या लगाया, इसको लगाया गया है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास संरचना होगी, समझ में आ गया आपको संरचना। ठीक है, तो वैद्युत अपकरण के द्वारा क्या होगा, यहाँ से जो गलित एल्यूमिनियम है वो नीचे इकट्ठा होगा, क्योंकि आपने पहले भी बता चुके हैं कि वैद्युत अपकरण प्रक्रिया के अंदर जो धातु की प्राप्ति होती है वो कहाँ होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। तो कैथोड पर अपने को धातु शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता रहेगा, गलित एल्यूमिनियम, जिसको इसके निकास मार्ग से अपने क्या करते रहेंगे, बाहर निकालते रहेंगे। ठीक है, अब इस सेल के अंदर जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले अपने यहाँ पर क्या लिया था, इसके अंदर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो अपने यहाँ पर क्रायोलाइट जो लिया गया है, क्रायोलाइट आपके पास क्या था, Na3Al6। तो इस क्रायोलाइट का क्या हो जाता है, वैद्युत अपघटन होता है और वैद्युत अपघटन के द्वारा ये जो परिवर्तित होता है Al3 और 3NaF में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो सबसे पहले क्रायोलाइट का क्या होगा, विघटन होगा और विघटित होकर ये किस में टूट जाएगा, हमारे पास जो गलित क्रायोलाइट है वो NaF और किस में टूट जाएगा, Al3 में। जो Al3 है हमारे पास ये Al3 पुनः वैद्युत अपघटित होगा, गलित अवस्था में, ध्यान रखना ये चीज, पुनः ये वैद्युत अपघटित होगा और गलित अवस्था में ये वैद्युत अपघटित होकर ये अपने को क्या दे देगा, Al+3 आयन दे देगा और साथ में आपको दे देगा 3 फ्लोराइड आयन भी दे देगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आयन कौन सा आवेश है, इसके ऊपर धनावेश है और धनावेश किसकी तरफ गति करता है, ऋणावेश की तरफ गति करेगा। धनावेश की गति किसकी तरफ होगी, ऋणावेश की तरफ, अर्थात किसकी तरफ गति होगी, इसकी कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्यूमिनियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपने कहा कैथोड पर एल्यूमिनियम आयन का अपचयन होगा, अपचयन के द्वारा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम धातु की क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एल्यूमिनियम धातु की अपने प्राप्ति होती जा रही है। अब जो अपने फ्लोराइड आयन है, ये फ्लोराइड आयन अपने किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, Al2O3 के साथ। ये जो प्रक्रिया संपन्न होगी वो कहाँ होगी, एनोड पर होगी। ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा कि एनोड पर अपने यहाँ पर बात की कि जो फ्लोराइड आयन है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेंगे, एल्यूमिना के साथ। एल्यूमिना के साथ उन्होंने अभिक्रिया की और उन्होंने बना दिया ठीक है, तो एनोड पर क्या हुआ कि एल्यूमिना फ्लोराइड आयन के साथ अभिक्रिया करके Al3 में साथ में ऑक्सीजन और साथ में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ, अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। ये Al3 वापस कैथोड पर पहुंचेगा, वहां पर इसका वैद्युत अपघटन होकर एल्यूमिनियम आयन दे देगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब देखा कि यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये जो निकलने वाले जो ऑक्सीजन गैस है वो ये जो हमारे पास ग्रेफाइट की जो छड़ें हैं जो किसका कार्य कर रही है, एनोड का, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कहाँ से निष्कासित होगी, ऑक्सीजन गैस और एनोड से निष्कासित हो रही है। तो ये जो निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है इन ग्रेफाइट की छड़ों को खराब कर देती है, इनको संक्षारित कर देती है। ठीक है, तो अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस पूरे प्रक्रम के अंदर, हाल हेलाड प्रक्रम के अंदर ये जो ग्रेफाइट के जो छड़े हैं इन ग्रेफाइट की छड़ों को बार बार क्यों परिवर्तित करना पड़ता है। तो इनके परिवर्तित करने का जो कारण बनता है वो कारण ये होता है कि जो निकले एनोड पर जो निकलने वाली जो गैस है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन गैस इन छड़ों को खराब कर देती है। ठीक है, या इनको संक्षारित कर देती है। तो संक्षारण के कारण से ये जो छड़ें हैं वो फिर वापस कार्य नहीं कर सकती। इसके लिए अपने को इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या करना पड़ता है कि अपने को बार बार इन ग्रेफाइट की छड़ों को परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर आता है कि ग्रेफाइट की छड़ों को क्यों परिवर्तित करना है, तो अपने बात कर लेंगे यहाँ पर कि जो एनोड पर जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एनोड पर जो निकलने वाली ऑक्सीजन जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस इन छड़ों को क्या कर देती है, संक्षारित कर देती है, जिसके कारण से अपनी छड़ों को क्या करना पड़ता है, बार बार परिवर्तित करना पड़ता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रद्दी कॉपर से कॉपर का धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो इस विधि को अपने जो दूसरा नाम दिया जा सकता है वो नाम दिया जा सकता है अपने यहाँ पर हाइड्रो धातुक्रम भी इसे कहा जा सकता है। हाइड्रो धातुक्रम या इसे क्या कहा जा सकता है, अपने जल धातुक्रम भी इसे कहा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने हाइड्रो धातुक्रम क्या नाम देंगे, इसको जल धातुक्रम इसे कहा जाएगा। अब ये है क्या, हाइड्रो धातुक्रम या जल धातुक्रम क्या है? तो इस प्रक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धात्विक एस को उसके विलेयशील संकुल में परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले क्या कहेंगे अपने यहाँ पर जल धातुक्रम में कि जो हमारे पास अशुद्ध धात्विक अयस्क को उसके विलेयशील संकुल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अशुद्ध धात्विक अयस्क है उसको उसके विलेयशील संकुल में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद में किसी प्रबल अपचायक द्वारा धातु का विस्थापन करवा दिया जाता है तथा उसके बाद किसी प्रबल अपचायक से धातु का विस्थापन करा दिया जाता है। ठीक है, तो अपने पहले क्या करेंगे, उस धात्विक अयस्क को अपने क्या जो अशुद्ध धात्विक अयस्क है उसको विलेयशील संकुल में परिवर्तित किया जाएगा और उसके बाद में किसी प्रबल अपचायक पदार्थ के द्वारा क्या करवा दिया जाएगा, उसका विस्थापन करवा दिया जाएगा। तो ये जो विस्थापन का जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, या तो किसी अम्ल के द्वारा करवाया जाता है या उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है। तो विस्थापन की जो प्रक्रिया किसके द्वारा कराते हैं, या तो अपने किसके द्वारा कराते हैं, अम्ल के द्वारा, या किसके द्वारा करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस के द्वारा उस धात्विक अयस्क का क्या करवा दिया जाता है, विस्थापन करवा दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है रद्दी कॉपर से, जैसे एग्जाम में अगर आ जाता है निम्न कोटि के ताम्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है, या आपने कह सकते हैं निम्न कोटि के ताम्र के प्राप्ति के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है। एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि निम्न कोटि का ताम्र या आपने कहते हैं रद्दी कॉपर से ताम्र की प्राप्ति के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है, तो अपने क्या बताएंगे वहां पर हाइड्रो धातुक्रम या जल धातुक्रम की विधि प्रयोग में ली जाती है। अब हाइड्रो धातुक्रम या जल धातुक्रम है क्या, तो उसको अपने यहाँ पर परिभाषित कर दिया। इसके अंदर जो निक्षालन की जो प्रक्रिया है वो निक्षालन की प्रक्रिया किसके द्वारा करवाते हैं, अपने यहाँ पर अम्ल के द्वारा करवाते हैं या किसके द्वारा कराते हैं, हाइड्रोजन गैस के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं इस प्रक्रिया के अंदर कॉपर आयन का विलयन लेंगे और उसमें कुछ रद्दी लोहे की क्या डाल देते हैं, अपने छिलन डाल देते हैं, या अपने क्या डालते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस का क्या करवा दिया जाता है, प्रवाह करवा दिया जाता है। तो आपने क्या किया, कॉपर का विलयन लिया, ठीक है, ये कॉपर के लवण का जलीय विलयन ले लिया आपने और इसके अंदर में क्या डाली, यहाँ पर लोहे की कुछ छिलन डाल दी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पर आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है जिसके कारण से कॉपर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचन हो जाएगा और आयरन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपने काम में ले सकते हैं, या आपने कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कॉपर के जो लवण का जलीय विलयन है उसके अंदर कौन सी गैस प्रोवाइड की जा सकती है, हाइड्रोजन गैस। तो ये कॉपर के लवण का जलीय विलयन था, इसके अंदर मैंने कौन सी गैस प्रोवाइड की, हाइड्रोजन गैस का प्रवाह किया। तो हाइड्रोजन गैस के प्रवाह से अपने को कॉपर धातु की प्राप्त होगी और साथ में जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो गया, अपचयित हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया उदाहरण आता है वो किसका उदाहरण आ जाता है हमारे पास, निम्न कोटि के ताम्र की प्राप्ति के लिए अपने कौन सी विधि प्रयोग में लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रो धातुक्रम की विधि को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि जो वैद्युत सक्रियता श्रेणी को अगर देखा जाए, अपने जो वैद्युत सक्रियता श्रेणी है उस वैद्युत सक्रियता श्रेणी में कहा जाता है जो जिंक की क्रियाशीलता है वो लोहे से भी ज़्यादा होती है। तो अपने कह सकते हैं कि इसका मतलब अगर यहाँ पर अपचन अगर करवाना है, कॉपर का जो अपचन करवाना है तो कॉपर के अपचन में मैं लोहे के स्थान पर किसको प्रयोग में ले सकता हूँ, जिंक को भी प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, तो जिंक की क्रियाशीलता आयरन से भी अधिक होती है, तो इसका मतलब जिंक इसका अपचन क्या कर देता है, आसानी से कर देता है। लेकिन अपने यहाँ पर जिंक को प्रयोग में क्यों नहीं लेते हैं, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सीधी सी बात है, लोहे और जिंक में से अगर मैं बात करता हूँ तो जिंक एक महंगी धातु है, तो अपने रद्दी से यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये महंगी धातु होने के कारण से इसका अपने यहाँ पर अपचन नहीं करवाया जाता है। ठीक है,
तो इसीलिए अपने यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जिंक को प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो जिंक न प्रयोग में लेने का सीधा सा कारण अपने पास यही है कि जिंक क्या है, हमारे पास एक महंगी धातु होने के कारण से इसको अपने यहाँ पर प्रयोग में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट जो धातुक्रम में जो आ रहा है वो विधि आ रही है ऑक्सीकरण अपचयन की जो विधि है। ये ऑक्सीकरण अपचयन की जो विधि कौन से अपने पास इसको के लिए काम में लेते हैं, तो अपने क्या है कि जो अधात्विक तत्वों के निष्कर्षण में इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। तो अपने यहाँ पर ये विधि कहाँ काम में ली जाती है, अधातु तत्वों के निष्कर्षण में कौन सी विधि को काम में ली जाती है, यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन की विधि को प्रयोग में लिया जाता है। जैसे अपने इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारे पास समुद्री जल है या NaCl का जलीय विलयन है। ठीक है, दोनों ही बात हो सकती है। यहाँ पर अपने क्या कह सकते हैं कि हमारे पास समुद्री जल है, क्योंकि समुद्री जल में भी क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। या मैं कह सकता हूँ NaCl का जलीय विलयन, सांद्र जलीय विलयन की मैं बात करूंगा। तो इस NaCl के सांद्र जलीय विलयन को क्या कहा जाता है, अपने पास साइंस की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है इसको, ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका वैद्युत अपघटन करवाऊं तो इसके वैद्युत अपघटन के द्वारा क्लोरीन गैस को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। NaCl के जलीय विलयन से या जो ब्राइन से अपने क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्लोरीन गैस की क्या की जा सकती है, प्राप्ति की जा सकती है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपने कहा कि NaCl, ठीक है, तो NaCl का आपने क्या ले रहे हैं, यहाँ पर जलीय विलयन ले रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, ब्राइन बोला गया है। तो इसका अपने वैद्युत अपघटन करवाते हैं, तो अपने वैद्युत अपघटन के द्वारा क्या प्राप्त होता है, Na आयन, और क्या प्राप्त हो जाएगा, Cl आयन प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या मौजूद है, जल, तो जल का भी वैद्युत अपघटन होगा, इससे अपने को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब अपने बात करें कैथोड पर। तो कैथोड पर आवेश कौन सा होता है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में ऋण आवेश होता है। तो ऋण आवेश पर कौन पहुंचेंगे, धनावेशित कण पहुंचेंगे। तो धनावेशित कण यहाँ पर अपने पास दो है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा हमारे पास यहाँ पर सोडियम है। तो हाइड्रोजन और सोडियम दोनों हैं। तो इनमें से बात करूँ कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो सोडियम से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने कहते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव सोडियम के इलेक्ट्रॉन विभव से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विभव का जो मान है वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन विभव से क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण से यहाँ पर कैथोड पर कौन पहुंचेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या करेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें परिवर्तित हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से अपने बात करें कहाँ पर, एनोड पर मैं अगर बात करता हूँ जिसका आवेश कौन सा पॉजिटिव, तो एनोड पर भी दो आयन पहुंच सकते हैं अपने पास, Cl माइनस, और दूसरा कौन सा पहुंच सकता है अपने पास, OH आयन पहुंच सकता है। तो अपने बात करें कि यहाँ पर अगर वरीयता को देखा जाए तो वरीयता में देखें क्योंकि जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन विभव है, ठीक है, वो OH आयन के इलेक्ट्रॉन विभव से क्या होता है, कम होता है। तो जिसके कारण से यहाँ पर आसानी से कौन पहुंच जाएगा, क्लोरीन आयन। तो क्लोरीन आयन क्या करेगा, यहाँ पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किसमें परिवर्तित हो जाएगा, क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त हो रही है अपने को, क्लोरीन, और कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त हो रही है अपने को, हाइड्रोजन। तो अपने को एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि ब्राइन के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाने पर एनोड व कैथोड पर कौन सी गैसें प्राप्त होती है, तो अपने कहा कि एनोड व कैथोड पर अपने को यहाँ पर एनोड पर क्लोरीन गैस व कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है अपने को, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब वो कहता है कि अपने NaCl का जलीय विलयन मैं लेकर मैं क्या लेता हूँ, गलित NaCl अगर लेता हूँ, गलित NaCl अगर लिया जाए तो इसका वैद्युत अपघटन अगर करवाया जाए तो अपने पास यहाँ पर NaCl गलित है, इसके वैद्युत अपघटन से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, Cl नेगेटिव आयन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब अपने पास कैथोड पर अगर मैं बात करता हूँ तो कैथोड पर ऋणावेश होने के कारण से कौन सा आयन पहुंचेगा, धनावेशित आयन पहुंच जाएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो आवेश पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पर ये जो क्लोरीन आयन क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन का त्याग करके किस में परिवर्तित हो जाएगा, क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो गलित NaCl लेने पर अपने बात कर रहे हैं कि एनोड पर अपने को क्लोरीन गैस, जो जलीय विलयन में भी क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी, लेकिन कैथोड का जो उत्पाद है दोनों में भिन्न प्राप्त हो रहा है। यदि NaCl का जलीय विलयन ले रहे हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, जबकि गलित NaCl के अंदर कैथोड पर अपने को सोडियम धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने बात करें कि इस जो गलित NaCl के अंदर सॉरी जो जलीय विलयन है, इसके अंदर सह उत्पाद के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, अपने पास बचा हुआ आयन कौन सा है, सोडियम आयन, और कौन सा बचा हुआ है, OH आयन। तो ये जो सोडियम आयन और OH आयन परस्पर क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देते हैं। तो अपने से पूछा जाए अगर कि जो NaCl के जलीय विलयन से अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो सकता है, लेकिन गलित NaCl से सह उत्पाद के रूप में अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीकरण अपचयन की विधि जो अधात्विक तत्वों के निष्कर्षण में इस विधि को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अपने निष्कालन के अंदर मैंने आपको बताया था सोने और चांदी का निष्कर्षण करवाया था। तो सोने और चांदी के निष्कर्षण के लिए अपने किसको काम में लिया था, सोडियम साइनाइड को प्रयोग में लिया था। तो यह भी हमारे पास ऑक्सीकरण अपचयन विधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको भी अपने किस रूप में ले सकते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन विधि के उदाहरण के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर जो धातुक्रम के जो विभिन्न प्रकार थे, वो धातुक्रम के विभिन्न प्रकार हमारे पास समाप्त होते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का होगा वो क्या होगा, धातु का शोधन या परिष्करण। धातु का शोधन या परिष्करण से मेरा अर्थ क्या है कि अभी तक जो धातु प्राप्त हुई है, अपने को अशुद्ध धातु प्राप्त हुई है, उस अशुद्ध धातु को किस में परिवर्तित किया जाएगा, शुद्ध धातु में परिवर्तित किया जाएगा।